हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास फर्स्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पे कंटिन्यू पॉलिटी की क्लास होने वाली है और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं या जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले पॉलिटी की 2 क्लास हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि क्लास 12th की पॉलिटी की पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, क्लास 12th पॉलिटी। और पॉलिटी में 2 बुक है। पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति और जो दूसरा बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो हम लोग अभी पहले बुक से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, इसकी 2 क्लास हो चुकी है। ठीक है, 2 क्लास इसकी हो चुकी है और आज जो होने वाली है ये तीसरी क्लास होने वाली है। तो पहले का 2 क्लास जिन व्यूवर्स ने, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, उस 2 क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जा करके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जिन व्यूवर्स ने, जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस नहीं देखा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि सिलेबस को काफी डीपली, काफी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। यूट्यूब पे इस तरह का डिस्कशन सिलेबस का आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये हमारी टोटल जो भी स्ट्रेटजी वगैरह ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। और ये क्लास जो है कंटिन्यू चलते रहेगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू सैटरडे, माफ कीजिएगा, मंडे टू सैटरडे इसका टाइम है। टाइम जो है इसका यह शाम के 8 बजे, 8 बजे से क्लास चलती है। तो बिल्कुल जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके बैचमेट है, जो भी आपके भाई बहन कजन है जो इंटर में इस बार है और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, 2024 में जो भी बोर्ड का एग्जाम देंगे न्यू पैटर्न बेस पे, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि इससे जस्ट पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दो ध्रुवीयता का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था, यानी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद 2 नई महाशक्तियों का उदय होता है। पहला तो यूएसए होता है, पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इन 2 महाशक्तियों का उदय होता है और क्या रीजन रहती है इसके बारे में डिस्कस किया है मैंने अपने पहले वीडियो में। पहले और दूसरे वीडियो में दोनों जाकर के देखिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया गठबंधन का दौर चला। जब दुनिया 2 गुटों में बट गई तो गठबंधन का दौर चलता है, यानी कि सबसे पहला जो गुटबाजी होती है, सबसे पहले जो अ, गठबंधन बनता है या यूरोप में ही बनता है, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के नाम से। जहाँ पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ नेतृत्व कर रहा था, वहीं पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व जो कर रहा था यूएसए कर रहा था। उसके बाद इस गठबंधन का दौर सिर्फ यूरोप में ही सीमित नहीं रहता, एशिया में भी चलता है। एशिया में भी सीएटो और सेंटो नामक गठबंधन होता है। उसके बाद जब ये इन महाशक्तियों के पास सब कुछ था, पैसा था, हथियार था, टेक्नोलॉजी थी, तो फिर इनको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसके बारे में भी डिस्कस किया है मैंने। उसके अलावा जो छोटे छोटे देश थे उनको क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ी, ये भी मैंने डिस्कस किया। उसके बाद शीत युद्ध के दायरे कहाँ तक सीमित रहे थे, कहाँ तक फैला था, इसके बारे में भी मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर जाकर के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्लास में, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था आपको कि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, यह जो होने वाली है क्यूबा मिसाइल संकट से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्यूबा मिसाइल संकट था क्या। क्यूबा मिसाइल संकट देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में क्या होता है। 1961 में क्यूबा में राष्ट्रपति बनते फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बनते हैं क्यूबा के 1961 में। उससे पहले जो क्यूबा में सरकार थी, अमेरिका समर्थित सरकार थी, जो अमेरिका का समर्थन करती थी। लेकिन 1961 में चुनाव होते हैं और फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति बनते हैं। कुछ समय तक ये न्यूट्रल रहते हैं, किसी भी महाशक्ति में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डर रहता है सोवियत संघ को कि फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना हो जाए, अमेरिका फिर से फिदेल कास्त्रो को गद्दी से हटाकर अपनी मनपसंद की सरकार ना बैठा ले। इसीलिए उस समय सोवियत संघ के जो नेता होते हैं निकिता क्रुश्चेव, यह फिदेल कास्त्रो को कहते हैं कि आप हमारी मदद ले लीजिए, लेकिन फिदेल कास्त्रो मना कर देते हैं। लेकिन जब ये डर बढ़ जाता है कि तख्ता पलट हो जाएगा, तो उसके बाद फिदेल कास्त्रो निकिता क्रुश्चेव से मदद लेते हैं और मदद में उनको रणनीतिक सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है और हथियार वगैरह मिलता है। जब ऐसा हो जाता है और फिदेल कास्त्रो बिल्कुल ही यूएसएसआर समर्थित हो जाते हैं, यूएसएसआर समर्थित हो जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी जो थी इसको अपना लेते हैं, साम्यवाद और समाजवाद की आइडियोलॉजी जो थी, विचारधारा जो थी, इसको अपना लिया जाता है क्यूबा के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अमेरिका बहुत ही बौखला जाता है और
वो क्या करता है कि अपने मतलब अपने नेवी को आदेश दे देता है कि क्यूबा को घेर लें और वहाँ पे तख्तापलट कर दें। लेकिन ऐसा होता नहीं, उससे कुछ समय पहले ही 1962 में क्या हुआ था, जब अमेरिका ये गतिविधि करता, उससे पहले ही 1962 में क्या होता है कि निकिता क्रुश्चेव, आपको पता होगा यूएसएसआर का जो डोमिनेंट कंट्री था, जो सोवियत संघ का डोमिनेंट कंट्री था, जिसका वर्चस्व था सोवियत संघ में, वह रूस था। तो रूस का सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया जाता है क्यूबा को, इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्यूबा अमेरिका से बहुत ही नजदीक था। और इसके पीछे का एक रीजन और था कि तुर्की नाटो का सदस्य हो चुका था। आपको मैंने इससे पहले क्लास में बताया है कि नाटो की स्थापना 1949 में होती है। तो नाटो का सदस्य होता है तुर्की, और तुर्की में अमेरिका ने अपना मिसाइल तैनात कर रखा था, परमाणु मिसाइल तैनात कर रखा था, और जो भी मिसाइल होते हैं ये सब तैनात कर रखा था। इसी को देखते हुए निकिता क्रुश्चेव को यह मौका मिलता है, और यहाँ पर भी निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ का जो भी परमाणु मिसाइल वगैरह होते हैं ये तैनात कर दिया जाता है। लेकिन इसकी जानकारी अमेरिका को 3 हफ्तों के बाद लगती है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी किसी भी हाल में, या उनके जो सलाहकार थे, सुरक्षा सलाहकार, ये किसी भी हाल में युद्ध नहीं चाहते सोवियत संघ से, क्योंकि अगर ऐसा युद्ध हो जाता तो हो सकता था कि परमाणु मिसाइलों का उपयोग कर लिया जाता, और जो विभीषिका 1945 में जापान में हुई थी उससे कई गुना ज्यादा त्रासदी होती, कई गुना ज्यादा खतरनाक परिणाम होता। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्यूबा से सोवियत संघ अपनी मिसाइलों को ले जाए, और इसी क्रम में उन्होंने अपनी नेवी को आदेश दे दिया कि क्यूबा का घेराव कर लें और सोवियत संघ की जो जहाजें आ रही हैं उसको रोक ले। और ये ऐसी भयानक कंडीशन बनी कि इसी के बाद ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध हो जाएगा, लेकिन शीत युद्ध होता नहीं है। जो महाशक्ति थी, वहां के राष्ट्रपति आपस में समझौता कर लेते हैं, और सोवियत संघ की जो जहाज क्यूबा की तरफ आ रही थी उसको दूसरे दिशा में मोड़ दिया जाता है, यानी कि सोवियत संघ आदेश देता है कि आप क्यूबा नहीं जाएंगे, आप वापस चले आएंगे, या कहीं और चला जाता है। और शीत युद्ध का जो ये संकट था, जो ये घड़ी थी कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, ये टल जाता है। जो ये सब सिनेरियो बना था, ठीक है, इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु नाम दिया गया था, कि अब ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो ही जाएगा। अब बिना युद्ध हुए दोनों में से कोई भी महाशक्ति नहीं मानने को तैयार थी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका के नजदीक कोई उसे जगह मिले जहां पे वो अपनी मिसाइलों को तैनात कर दे। इसका रीजन ये था कि तुर्की में अमेरिका ने अपनी मिसाइलों को तैनात किया था, और जब सोवियत जहाजें जाती है तो इसके पीछे का जो है, सोवियत संघ एक शर्त रखता है। सबसे पहले तो तुर्की से मिसाइल हटाने को कहता है, और दूसरा शर्त ये रखता है, पहला, मिसाइल, तुर्की से मिसाइल को हटाइए, ठीक है, तुर्की से मिसाइल हटाने को कहता है। और दूसरी शर्त क्या रखता है कि क्यूबा में जो भी सरकार है, फिदेल कास्त्रो की सरकार है, उसको अमेरिका परेशान नहीं करेगा, तख्तापलट करने की कोशिश नहीं करेगा, यानी कि फिदेल कास्त्रो को गद्दी से नहीं हटाएगा। ये दो शर्त अमेरिका मानता है, तब जाकर के सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें जो थी वो हटाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये देख लीजिए, क्यूबा यहाँ था, ठीक है, ये क्यूबा है, और ये अमेरिका का प्रांत है, ठीक है, अलास्का वाला प्रांत नहीं है, अलास्का देखिए ये प्रांत है अमेरिका का, ठीक। और यहाँ पे क्यूबा थी, ये लगभग इतना सारा एरिया कैप्चर कर रहा था, और ये इसको छोड़ करके मेन प्रांत तो यही है ना, लगभग यही ये एरिया कैप्चर कर रहा था। और रशिया ये था, यहाँ से जहाजें आ रही थी यहाँ से क्यूबा में, तो रोक दिया जाता है इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो 3 नेता का जिक्र आया उनके बारे में भी मतलब थोड़ा सा देख लीजिए ताकि याद रहता है। एक्चुअल में पिक्चर से क्या होता है, हमें याद रहता है ज्यादा समय तक। निकिता क्रुश्चेव जो थे यूएसएसआर के नेता थे, ठीक। वहीं फिदेल कास्त्रो की बात करें तो यह क्यूबा के, और जॉन एफ कैनेडी यूएसए के राष्ट्रपति थे उस समय तक। तो ये कहानी बनती है उस समय तक। उसके बाद जब ये सब होता है तो मैंने जिक्र किया था इससे पहले वाले क्लास में कि एक अलग से नीति अपनाई जाती है। जो नए नए देश स्वतंत्र होते हैं, नए नए देश आजाद होते हैं, उन्होंने खासकर 5 देशों का जिक्र आता है जिसमें एक भारत भी होता है। इन सब ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी ताकि दो ध्रुवीयता को चुनौती दी जा सके, या दो ध्रुवीयता से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाया जा सके, एक तीसरा पक्ष हो। शीत युद्ध के दौरान जो भी देश उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे, उपनिवेशवाद कहने का मतलब है कि जैसे भारत की बात करें तो भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से भारत आजाद हुआ था। तो जो भी देश आजाद हुए थे उनको ये डर था कि अगर दोनों में से किसी महाशक्ति के खेमे में चले जाएंगे, किसी का पक्ष ले लें, तो हो सकता है
कि फिर से वह गुलाम ना हो जाए, क्योंकि जो नए-नए देश आज़ाद होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब होती है और ये महाशक्तियाँ थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। तो ये छोटे-छोटे देशों को क्या करते थे, आर्थिक सहायता मुहैया कराते थे, सैन्य सहायता मुहैया कराते थे, ताकि ये इसके फ़ेवर में बने रहे, ताकि जो छोटे-छोटे देश थे, वो महाशक्तियों के फ़ेवर में बने रहे और ऐसा हो सकता था कि जब जो छोटे-छोटे देश थे, नए-नए आज़ाद हुए थे, फिर से गुलाम हो जाते, इस बात का डर था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता जो था, इसने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नवस्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प देता है। यानी कि जो एशिया के नए-नए देश स्वतंत्र हुए थे, अफ्रीका के नए-नए देश स्वतंत्र हुए थे और लातिनी अमेरिका के जो नए-नए देश स्वतंत्र हुए थे, इन्होंने एक तीसरे विकल्प के बारे में सोचा। इन्होंने एक अलग विचार किया कि क्या इसके अलावा कुछ और विकल्प हो सकता है? तो वहीं से ये जो नीति है निकल कर के आई, गुटनिरपेक्षता की नीति। यहीं से गुटनिरपेक्षता की नीति निकल कर आई और यह विकल्प जो था, गुटनिरपेक्षता का विकल्प दोनों महाशक्तियों से दूर रहने का विकल्प देता था, दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का विकल्प देता था, नए-नए देश जो स्वतंत्र हुए थे उनको। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो यहाँ एक टर्म आया है गुटनिरपेक्षता, इसके बारे में भी देख लेते हैं। गुटनिरपेक्षता जो है असल में एक ऐसा नहीं है कि मतलब जो दोनों दो गुटों से अलग हो गए थे, बिल्कुल ही निरपेक्ष हो गए, कुछ पता नहीं है, चल ही नहीं क्या कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, देशों में या और बहुत जगह। बल्कि यह एक स्वतंत्र नीति है, दोनों गुटों से दूर रहने की एक स्वतंत्र नीति है और इसके अंदर जो देश है वो अपनी अलग अलग से मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। जो नीति वो अपनाते हैं अपने देश के ध्यान में रखते हुए, अपने देश की जनता को ध्यान में रखते हुए अपनाते हैं, ताकि किसी भी गुट में ना जाया जा सके और दोनों गुटों का फ़ायदा लिया जा सके और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। ठीक है? ये गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जैसा कि मैंने बताया कि 5 देश थे और उस पाँचों का नाम एग्ज़ाम में कभी-कभार पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो जनक है, 5 नाम आता है और संबंधित देश उनके कौन-कौन से हैं। ऐसा पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो जनक है, ये कहाँ से थे? हालाँकि ऐसा क्वेश्चन देखने को कम मिलता है, लेकिन जो जनक का नाम है, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। जोसेफ ब्रॉज टिटो जो थे, ये युगोस्लाविया से थे। जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स जानते हैं आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री थे। जमाल अब्दुल नासिर मिस्र से थे, सुकर्नो जो थे इंडोनेशिया से थे और वामे एनक्रोमा ये जो थे घाना से थे। इन सब का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है और ये भी पूछा जाता है जस्ट पिछले साल 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 2019 में जो 2018 या 19 में एक सम्मेलन हुआ था अज़रबैजान में, उसके बारे में पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे, मतलब इस सम्मेलन के बारे में ज़िक्र करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था, यह कब-कब हुआ था? कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मेलन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला जो हुआ था, यह ध्यान रखना ज़रूरी है बिल्कुल 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद 7वां जो हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन इंडिया में कब हुआ था? तो इंडिया में जो हुआ था 1983 में, नई दिल्ली में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 18वां सम्मेलन यही पूछा गया है 2023 के एग्ज़ाम में। 2023 का जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ, इसमें ये पूछा गया है कि 18वां सम्मेलन जो हुआ, यह कहाँ हुआ था? जगह का नाम पूछा गया था, अज़रबैजान में हुआ था और 19वां सम्मेलन जो होने वाला है, 2023 में युगांडा में होने वाला है, यह भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ले आपसे। तो इतना आपको समझ में आ गया क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा, आप लोग वीडियो देखिएगा और अगर नहीं हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, मैं अगले क्लास में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? उसके बाद देखते हैं एक टर्म आया है यहाँ पे आंदोलन, ठीक है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, टर्म आया, यहाँ भी टर्म आया आंदोलन। तो जानिए जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके संदर्भ में जो भी टर्म वगैरह आएगा, जो भी वर्ड आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आंदोलन आंदोलन बेसिकली होता क्या है कि अगर लोगों को यह लगे कि जो सत्ता है, उसके लिए लोगों के लिए जो सत्ता है लोगों के लिए अन्याय कर रही है, ठीक है? और लोगों को यह लग जाए कि वो अन्याय कर रही है, तो लोग क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक साथ संगठित हो जाते हैं और संघर्ष करते हैं। इसी को आंदोलन कहा जाता है। आपको किसान आंदोलन बहुत ही अच्छे से याद होगा। बहुत सारे बच्चों को किसान आंदोलन याद होगा, जो 3 बिल था किसानों के खिलाफ। किसानों के लिए, माफ कीजिएगा, किसानों के लिए जो 3 बिल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तो किसानों को यह लगा कि सरकार जो बिल ला रही है हमारे खिलाफ, जो कानून बना रही है किसानों के लिए, वह कहीं न कहीं हम पे शोषण किया जाएगा उस कानून के द्वारा।
इसी डर से, इसी के डर होने के बोध से उन्होंने क्या किया, संगठित होकर के सामूहिक संघर्ष किया। एक साथ आए, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, आपको पता है, संगठित होकर के सामूहिक संघर्ष किया और इसी सामूहिक संघर्ष को आंदोलन कहा जाता है। आई होप इसका मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, किसान आंदोलन बेहतर एग्जाम्पल है समझने के लिए, और वही हुआ था दुनिया के संदर्भ में, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह तीसरा मोर्चा खोला गया था कि ऐसा लग रहा था कि अगर किसी खेमे में चले जाए तो हमारा शोषण करेगा, वो हमारा दमन करेगा, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से देश की रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से विदेश नीति बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए एक तीसरा मोर्चा खोला गया, एक तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया गया जिसको गुटनिरपेक्षता कहा गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा था? आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू में जब बना था, ठीक है, तो बिल्कुल वो क्लियर रखा था कि उस समय जो शीत युद्ध चल रहा था उस पर उसका खासकर फोकस होने वाला था। शीत युद्ध पर काफी फोकस होने वाला था उसका। और जो नए नए देश आजाद हुए थे, जो भी नव स्वतंत्र देश थे, उनको किसी खेमे में जाने से रोकना, ये भी उसके एजेंडे में शामिल था। लेकिन जैसे-जैसे ये धीरे-धीरे लोकप्रिय होता चला गया, इसमें बहुत सारे देश आते गए, बहुत सारी राजनीतिक प्रणाली और बहुत अलग-अलग विचारधाराओं के जो देश थे, ये शामिल होते गए। इस वजह से इसके मूल स्वरूप में बदलाव आ गया। यानी कि जो मेन फोकस था, शीत युद्ध, नव स्वतंत्र देशों को, शीत युद्ध के फैलाव को रोकना, नव स्वतंत्र देशों को, यानी कि जो देश नए-नए आजाद हुए थे, उनको किसी खेमे में, किसी गुट में जाने से रोकना। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो पाया। इसी वजह से इसकी सटीक परिभाषा करना मतलब आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ये ओवरव्यू ये कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता का जो आंदोलन था, यह किसी भी गुटों में न जाने का आंदोलन था, किसी भी गुटों में न शामिल होने का आंदोलन था। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आगे देखते हैं कि नव स्वतंत्र जो आर्थिक व्यवस्था थी, नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यह कैसी थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो भी नए-नए देश आजाद हुए थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तो यही शुरू में एजेंडा रहा है ना, कि जो नए-नए देश आजाद होंगे, उनको किसी गुट में शामिल नहीं करना, बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल करना। तो जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देश शामिल हो रहे थे, तो नए-नए देश थे, जाहिर सी बात है अल्प विकसित होंगे। देश को कुल 3 कैटेगरी में रखा गया। आपको पता होना चाहिए जो देश हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब से देश को 3 कैटेगरी में रखा गया है। ये 3 कैटेगरी कौन-कौन से हैं? ये 3 कैटेगरी है विकसित देश। पहला कैटेगरी है विकसित देशों की, विकसित देश। दूसरा है विकासशील देश, दूसरी कैटेगरी है विकासशील देशों की। और जो तीसरी कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, यह जो है अल्प विकसित देशों या अविकसित देशों की है। अल्प विकसित देश या जो अविकसित देश, यानी कि विकास कर ही नहीं पाए। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो विकसित देश में यूएसए का जिक्र आता है, यूरोप के बहुत सारे देश आते हैं, सारे देश नहीं लेकिन बहुत सारे देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, उसके बाद जापान आ जाता है। ये सब क्या है, विकसित देश है। विकासशील देशों में इंडिया की बात करें, उसके बाद इंडिया के आसपास के बहुत सारे देश है, पाकिस्तान भी अभी तक विकासशील देशों में ही है, उसको अल्प विकसित देशों में नहीं रखा गया। इंडिया पाकिस्तान हो गया। अल्प विकसित देशों की बात करें तो जो बहुत ही पिछड़े देश होते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जो पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि नए नए देश जब स्वतंत्र होते हैं तो उनके पास कुछ संसाधन नहीं होता, पैसा नहीं होता, इसलिए उनको अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। और इसी बात का जिक्र वहां पे किया गया था। जो अल्प विकसित देश थे, उनके सामने मुख्य चुनौती थी, जाहिर सी बात है, कोई नया नया देश, नया नया आजाद जब होता है तो उसके सामने 2 मुख्य चुनौती होती है, और वही चुनौती के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने की चुनौती यहाँ थी, जहां तक वो डेवलपमेंट करे गए थे, थोड़ा बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा, उसके बाद और ज़्यादा विकास करने की चुनौती थी, और अपनी जनता को गरीबी से कैसे उबारा जाए, इस बात की चुनौती थी। ठीक है, इस बात की चुनौती थी। तो इसी सिलसिले में एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है बनती है। 1972 में क्या होता है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन होता है, ठीक है,
व्यापार और विकास से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है न्यू ट्रेड पॉलिसी जिसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ये नहीं जानना है आपको, बस इतना जानना है कि रिपोर्ट में एक्चुअल में बातें क्या क्या लिखी गई थी और उसके पीछे जो बातें लिखी गई थी उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था। इस रिपोर्ट में जो वैश्विक व्यापार प्रणाली थी उसमें सुधार की बात की गई थी। उस समय जो व्यापार प्रणाली थी विश्व में, जो बहुत ही जो ताकतवर देश थे जो ताकतवर देश थे उनके कंट्रोल में था। जो व्यापार प्रणाली थी, जो व्यापार में नियम बनाए गए थे, जो रूल बनाए गए थे, उन्हीं के हिसाब से बनाए गए थे। इसलिए इस रिपोर्ट में विश्व में जो व्यापार हो रहा था उस समय, और चूंकि शीत युद्ध का दौर चालू था, गुटों में देश बंट रहे थे, और व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहा था। क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान सीएटो और सेंटो में शामिल हो गया, ये बात मैंने अपने पिछले क्लास में बताया। पाकिस्तान जो है सीएटो और सेंटो में शामिल हो गया, और भारत ने क्या कर लिया था, सोवियत प्रणाली को अपनाया था। नियोजन की जो प्रणाली थी सोवियत संघ से ली गई थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिकी खेमे की तरफ था डायरेक्ट रूप से, और भारत इनडायरेक्ट रूप से सोवियत खेमे की तरफ था। इससे क्या होता था, दोनों के बीच व्यापार भी संभव नहीं हो पाता था, ठीक से व्यापार नहीं होता था। इससे दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब रहती थी। और इसी वजह से एक सम्मेलन होता है यूएन में 1972 में। इस सम्मेलन की मुख्य बातें जो थी, यह लिखा गया है कि जो भी अल्प विकसित देश हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण होगा। रीजन ये था कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर जब चल रहा था, और ये मैंने बताया था कि गुट या गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो भी अल्प विकसित देश थे उनको महाशक्तियां सहायता देती थी, और बदले में उस देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि बात करें तेल, कोयला, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन था, कच्चा तेल माफ कीजिएगा, जो कच्चे तेल के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, कोयला कोल बोलते हैं, इस सब पर क्या करते थे, वो नियंत्रण कर लेते इसका, और इसका दोहन करते थे। और इसको क्या करते थे, विश्व के बाजारों में बेचते थे, जिससे उनको पैसा बनता, जिस वजह से उनके पास पैसा आता था। तो इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया कि जो भी अल्प विकसित देश हैं, और उन अल्प विकसित देशों में यदि प्राकृतिक संसाधन है, तो उस प्राकृतिक संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा अल्प विकसित देशों का होगा, महाशक्तियों का नहीं होगा। उसके बाद जो भी नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, या जो अल्प विकसित देश थे, उनके उनके मार्केट में या उन देशों में अगर कुछ प्रोडक्शन होता था, कुछ उत्पादन होता था, तो उस उत्पादन को वो बेच नहीं पाते थे पश्चिमी देशों के बाजारों में। तो ये भी इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई कि जो भी अल्प विकसित देश, ठीक ना, जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा या कुछ पश्चिमी बाजारों से खरीदना चाहेंगे तो पश्चिमी बाजारों तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले उनको ब्लॉक करके रखा गया था, प्रतिबंध करके रखा गया था। तीसरी बातें क्या कही गई कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी छोटे देश टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी की लागत कम होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश उस समय काफी ज्यादा डेवलप कर गए थे, और जो सोवियत संघ के टूटने का एक ये भी रीजन रहा था, हालांकि मैं दूसरे चैप्टर में बताऊंगा। तो जो पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही है छोटे छोटे देशों में, इस टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है यह कम होना चाहिए। बहुत बढ़ा चढ़ाकर पैसा पश्चिमी देश या जो विकसित देश है यह नहीं लेगा। उसके बाद चौथी बात इसमें कही गई थी कि अल्प विकसित देश हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन थे उस समय, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात कर लें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो इस सब में इनकी भागीदारी बहुत कम थी। या और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान थे, इस सब में इनकी भागीदारी कम थी। तो ये बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया कि जो भी कम विकसित देश है, विकसित देश है, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे। यहाँ आर्थिक संस्थानों की बात की जा रही है, इसलिए यूएन को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक आर्थिक संस्थान है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि किन बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं अपने अगले लेक्चर में बता पाऊं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मतलब यहाँ पे ऐसा मैंने समझाया था, और या मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस क्लास को बिल्कुल यहीं तक रहने देते हैं। हमारा जो क्लास है, जिस क्लास पे आप मुझे देख पा रहे हैं, क्लास फर्स्ट नाम है इसका, और यूट्यूब पे जो पॉलिटी की क्लास होती है, जो पॉलिटी की क्लास होती है यूट्यूब पर, यह सोमवार से शनिवार यानी कि मंडे टू सैटरडे चलने वाली है, और इसका जो टाइम रहने वाला है 8 बजे शाम में, इवनिंग यानी
शाम में 8 बजे रहने वाला है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा पढ़ाने में अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे, अच्छा लगे, नहीं लगे, एवरेज लगे या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे जो भी आपको लगता है उल्टा-सीधा, जो भी हर तरह का कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा, ज़रूर लाइक करिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन का लाभ ले सकें और उनको पता चले कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी है जो उनको काफ़ी सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करवा रहा है। ठीक? और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक? ताकि और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया नोटिफ़िकेशन हो ये आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।